मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारे कोट के साथ। हमारा जो कोट है वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, पीस इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ वॉर बट द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस, ऑफ लॉ, ऑफ ऑर्डर, इन शॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो बोलना क्या चाहते हैं? देखो, पीस जो शांति जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है। हम जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें समझते हैं कि पीस क्या है, कि वहां पे वॉर नहीं हो रही, लड़ाई वगैरह नहीं हो रही, तो वो पीस है। लेकिन हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि ऐसा नहीं है। पीस का मतलब है कि अगर वहां की जो गवर्नमेंट है वो अगर सुचारू रूप से काम कर रही है, सही तरीके से काम कर रही है, तो वो असल मायने में पीस होगा। सुचारू रूप से काम करने का मतलब क्या है कि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मिल रहे हैं, जो फ्री एंड फेयर लॉ एंड ऑर्डर होता है वो फॉलो हो रहा है, जो न्याय है, जस्टिस है, वो लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट होगी ये पीसफुल गवर्नमेंट होगी, यहाँ पे पीस रहेगा। लेकिन अगर मान के देखो कि ये सारे जो गवर्नमेंट के फंक्शन है गवर्नमेंट इसको ना करे, तो अगर वहां पे पीस होगा तो ये जो शांति होगी ये कितने दिन शांति रह लेगी? ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वॉर में। और यही चीज हमें कहां पे देखने को मिल रही है? मणिपुर में। और काफी रिलेवेंट है ये हमारा कोट जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है मणिपुर इशू में। तो अपने एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एडिटोरियल डिस्कशन मणिपुर पे बेस्ड है आज का, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये एडिटोरियल है। बिल्कुल भी बच्चों इसको मिस मत करना। आप कमेंट करते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि भाई बच्चे देख रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है ये आपके सीएपीएफ एग्जाम में पेपर 1, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलो कि इस टॉपिक से आपको मिलेगा ही मिलेगा। डायरेक्टली तो वो आपसे मणिपुर के बारे में पूछेगा नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट रूल हो गया, आर्टिकल 355 हो गया, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, और आपके प्रीवियस ईयर में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आ रखे हैं। पेपर 2 के अंदर आपको यहाँ पे फॉर्डर पॉइंट मिलेंगे बहुत सारे, और यहाँ पे जो इंटरव्यू फेस कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी यहाँ पे कंटेंट है। ठीक है, तो तीनों बच्चों के लिए जो तीनों सीरीज है हमारी, तीनों जो स्टेजेस हैं, उसके लिए आज का जो हमारा डिस्कशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड हम जान लेते हैं। देखो, जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता कि भाई ये चल क्या रहा है हमारी इंडिया में, तो उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड हम डिस्कस करते हैं कि जो मणिपुर का इशू है, जो मणिपुर का हमारा इशू है, बेसिकली ये 2 वहाँ की लोकल ट्राइब है, मैती है और एक कुकी है। ठीक है, कुकी और मैती ट्राइब के बीच में ये इशू है। इशू बेसिकली क्या था कि कुकी जो ट्राइब है बेसिकली हिली एरिया पे रहती है, मणिपुर के जो हिली एरिया है। ठीक है, तो ये इनको एसटी जो स्टेटस है वो ऑलरेडी मिल रखा है। लेकिन जो मैतीज हैं वो ओबीसी में आते हैं, वहां पे प्लेन एरिया में रहते हैं मणिपुर के, इनको एसटी का स्टेटस नहीं मिल रहा है। लेकिन जो मैतीज हैं वहां की डोमिनेंट ट्राइब, वहां की डोमिनेंट ट्राइब, कोई कहता है कहीं पे सोर्सेज में कहते हैं 50%, लेकिन 50% से ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? मैतीज की है। तो ये जो वहां की डोमिनेंट ट्राइब है मैतीज, ये भी बोलती है कि भाई हमें किसका स्टेटस दो? एसटी का स्टेटस दो, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दो, क्योंकि हम भी तो जनजाति हैं। तो वहां का जो हाई कोर्ट है, मणिपुर का जो हाई कोर्ट है, उसने वहां की गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि भाई सेंटर को ये चीज भेजो कि इनको एसटी का स्टेटस दिया जाए। ठीक है, बस इतना सा हुआ, और 2023 के अंदर मणिपुर में हमें वायलेंस देखने को मिला। आज पूरा 1 साल हो चुका है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है मणिपुर में वायलेंस होते हुए। और यहाँ पे हमारे एडिटोरियल में बताया है कि भाई ये जो वायलेंस है, देखो मणिपुर में जो वायलेंस है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेंस है। कैसे? देखो, हमारा श्रीनगर हो गया, कश्मीर हो गया, ठीक है, हमारा ये जो इंसर्जेंसी होती है नागालैंड वगैरह हो गया, हमारा ये जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो गया, यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है वायलेंस कितने दिन का होता है? 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लोकल लोग हैं वो ही इसके अंदर अपने आप को बचाने के लिए वायलेंस के अंदर उतर रहे हैं। तो ये जो वायलेंस है बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप का वायलेंस है। तो यही यहाँ पे बताया कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, पहले ऐसा देखा नहीं एथनिक वायलेंस। 250 से ज़्यादा यहाँ पे मौतें हो चुकी है, लाखों जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं मणिपुर के अंदर। टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, इन सबको जला दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि वहाँ पे जो वुमेन है उनको नग्न अवस्था में उनकी परेड की जाती है, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे बताया है कि बहुत ही ब्रूटली वहाँ पे क्या हो रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर है इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, कि भाई वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें दिखाई रही हैं, और हम सभी को पता है कि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो काम नहीं कर रहे हैं।
तो एडिटोरियल में बेसिकली यहाँ पे गुहार लगाई है कि भाई अब टाइम आ गया है कि वहां पे प्रेसिडेंट जो रूल है उसको अप्लाई कर दिया जाए। जो एडिटोरियल में हमारे राइटर हैं वो बेसिकली इस चीज की डिमांड करते हैं कि भाई इतना ज्यादा वहां पे हो रहा है मणिपुर में, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाती हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब तो टाइम आ चुका है ना, क्या वो गवर्नर का वेट कर रही है कि जो गवर्नर है वो वहां पे रिपोर्ट भेजेगा प्रेसिडेंट के बाद, तब वो प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे। तो ये सारी चीजें इस एडिटोरियल में कही गई है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जैसे आर्टिकल 356, जो आपको पता होगा कि हमारा जो आर्टिकल 356 है वो प्रेसिडेंट रूल की तरफ इशारा करता है कि अगर देखो, अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या होती है, कोई मशीन होती है क्या? देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी उसे कहते हैं जहां पे लेजिस्लेचर, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट की जो विधानसभा है, विधान परिषद है, वो सुचारू रूप से काम करे। जो वहां के एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब वहां की जो गवर्नमेंट है वो सुचारू रूप से काम करे, स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन वगैरह होते रहे। मतलब है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली अगर फॉलो हो रहा हो तो उसे कहेंगे कि वहां पे प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वर्क कर रही है। लेकिन अगर ये सारी चीज ना हो तो हम क्या बोलेंगे कि फेलियर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का। और यहाँ पे बताया है कि आर्टिकल 356 में यही बोला है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपना प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में इंपोज कर सकता है जहां पे ये कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाए, और जो कि हमें दिख रहा है कि मणिपुर में हो चुकी है, लेकिन फिर भी वहां पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाते। यहां पे रेफरेंस लिया है बी आर अम्बेडकर जी का। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिबेट हुई थी। यहां पे बी आर अम्बेडकर जी ने ये बोला कि भाई प्रेसिडेंट होते हैं जो, प्रेसिडेंट को अथॉरिटी होनी चाहिए कि भाई जो गवर्नर है वो रिपोर्ट भेजे या ना भेजे, गवर्नर रिपोर्ट भेजे या ना भेजे, प्रेसिडेंट एक्ट करे, प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि सिचुएशन आ चुकी है तो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रेसिडेंट को लगता है मतलब कि क्या, कि अगर गवर्नमेंट को लगता है, क्योंकि प्रेसिडेंट हमेशा किसकी एडवाइस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है। ठीक है, गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये प्रेसिडेंट रूल लगाने की वो जो है कंडीशन आ चुकी है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू इसको एडवाइस देगा और ये लगाएगा। ठीक है, ऐसे होता है, ये सबको पता है। तो मतलब गवर्नमेंट को साफ साफ है कि गवर्नमेंट को अभी भी नहीं लगता, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उनको अभी भी नहीं लगता कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, इसलिए वहां पे प्रेसिडेंट रूल अभी तक लगा नहीं है। यहां पे बताया है कि हमारा एक और आर्टिकल है जो इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर ही आता है, 355, आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 कहता है कि भाई जो यूनियन है ये ऑब्लिग्ड है, भाई इसकी इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी स्टेट में अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे नॉर्मलेसी जो है उसको रिस्टोर करे। ये आर्टिकल 355 के अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हमारी जो मणिपुर की जो कंडीशन है वो अभी तक नॉर्मल नहीं हुई है, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला है, एडिटोरियल में डिस्कस कर रहा था कि जो जुडिशरी है उसका जो रिस्पॉन्स है बेसिकली वो भी वहां पे देखने को मिला है कि उसने भी स्ट्रेस करा है जुडिशरी ने 2023 में, जब वो परेड वाली जो वुमेन को नग्न अवस्था में परेड करवाई थी, दूसरी कुकी की शायद वो कुकी ट्राइब की वो वुमेन्स थी, तो उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज करा था इसको, उस चीज को, और बोला था कि भाई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कराए जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी जो वायलेंस है वो अभी तक वहां पे मणिपुर में देखने को मिल रहा है, और अभी थोड़े दिन पहले ही, कल ही की बात है, वहां पे और ज्यादा वायलेंस वहां पे हमें देखने को मिला। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया है कि जुडिशरी जो है वो भी इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? देखो, यहाँ पे जब भी वायलेंस होता है तो वहां पे ऐसा नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ही आती है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनका भी तो हनन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि जो जुडिशरी है वो अल्टीमेट प्रोटेक्टर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स का वियोलेशन हो रहा है उसके बाद भी जो जुडिशरी है वो चुप बैठी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जुडिशरी का भी क्रिटिसाइज किया गया है। और यहाँ पे लास्ट में बोला है क्या, कि अब वो टाइम आ चुका है कि अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसको एक्शन ले, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भर के एकदम क्रिटिसाइज करा इस एडिटोरियल में। और ये बोला है कि देखो, ये तो बिल्कुल सच बात है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, तो एकदम सच बात है कि जो प्रेसिडेंट रूल है इसका हमारी हिस्ट्री में 1990 से पहले की मैं बात कर रहा हूं, आज़ादी के बाद, और 1990 से पहले ये जो डेकेड था, ठीक है, ये जो साल थे, ठीक है, इन डेकेड्स में क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट रूल
जब मर्जी लगा दिया जाता था। जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल में एक्स गवर्नमेंट है, स्टेट में वाई गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट में भी सेंट्रल में वाई गवर्नमेंट है, स्टेट में भी वाई गवर्नमेंट है, इलेक्शन हुए और सेंटर में आ गई एक्स गवर्नमेंट, तो सारे जो वाई स्टेट थे वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था। तो ये हमने हिस्ट्री में कंडीशन भी देखी है। तो यहाँ पे इसी चीज का रेफरेंस लिया गया है कि सबसे ज्यादा, देखो ये क्या चीज था, देखो बोला है ना कि आर्टिकल 365 था, अब वो टाइम है कि रिस्टोर पीस और हार्मनी रिस्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाए। और हिस्ट्री तो इसके मिस यूज से भरी ही पड़ी है, लेकिन फिर भी अभी जब इसका यूज करना है तो इसको यूज नहीं किया जा रहा। तो यही यहाँ पे एडिटोरियल में बोला गया है। देखो एकदम साफ साफ बात है कि वहां पे जो मणिपुर है वहां पे ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, और अभी नहीं उसी टाइम आ चुकी थी कि जो है प्रेसिडेंट रूल वहां पे लगा दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट रूल वहां पे नहीं लगाया गया है। इसका जो साफ साफ रीजन है वो इस एडिटोरियल में डिस्कस नहीं किया गया है कि भाई क्या रीजन है, क्यों नहीं लगाया गया है। बस यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है, और क्रिटिसाइज करना बनता भी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो प्रेसिडेंट लगाएगा, और जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिना कोई काम नहीं करता। जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिना काम नहीं करता तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आता कौन है? यूनियन गवर्नमेंट के मंत्री सारे लोग वही आते हैं। तो मतलब जो गवर्नमेंट है वही नहीं चाहती कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगे, इसलिए प्रेसिडेंट रूल वहां पे आ नहीं रहा है। तो यही सारी चीज है जो इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा अभी, लेकिन ये जो चीज है ये खत्म नहीं हुई, क्योंकि पेपर 1 में अभी यहां से बाकी है और वो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी हो लिखने की तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है आपको, जस्ट जो अभी आपने सुना है, अभी डिस्कस करा है हमने आपके साथ, उसी को जस्ट आपको कॉम्प्रहेंड करना है और एक पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करो पहले तो। अगर जिन बच्चों को बिल्कुल लिखना नहीं आता वो सिर्फ एक पैराग्राफ लिखो, सिर्फ एक, ऐसा नहीं एक पेज लिखने के बोल रहा हूं, 2 पेज लिखो, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखो। एक पैराग्राफ में जितना लिख सकते हो उतना लिखो, क्योंकि पहले बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जितना आपने डिस्कस करा है आप उसको 3 लाइनों में लिख दोगे, ठीक है, वो पूरे पेज में भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप उसको नहीं लिख पाओगे, अभी सिर्फ 3 लाइनों में लिखोगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितना आपको समझ आया है सिर्फ एक पैराग्राफ में लिखो। ये एक पैराग्राफ कब 2 में बदल जाएगा, कब 2 पैराग्राफ से ये पूरा आपका 300 वर्ड का ऐसे बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कंडीशन एक है, लिखना डेली है। चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन। देखो यहां से पेपर 1 के अंदर जो क्वेश्चन है आना बिल्कुल 100% है, तो इसको मिस मत करना, ठीक है, इसको एकदम रट के जाना। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमने एडिटोरियल में आर्टिकल डिस्कस करे उनका। देखो आर्टिकल 355 हमने अभी देखा था। 355 होता क्या है? देखो 355 में साफ साफ लिखा है कि यूनियन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट को, हर एक स्टेट को प्रोटेक्ट करे, किससे? एक्सटर्नल अग्रेशन से और इंटरनल डिस्टरबेंस से। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाहरी आक्रमण से। अगर बाहर से कोई आक्रमण हो जाता है किसी स्टेट के ऊपर, तो जो 355 है आर्टिकल, उसके अंदर गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो वहां पे सेंट्रल फोर्सेस भेजे, सीआरपीएफ को भेजे, वहां पे सीआईएसएफ को भेजे, वहां पे जो भी फोर्सेस है उसकी, असम राइफल वगैरह हो गई, सीएपीएफ की जितनी भी फोर्सेस है उन सबको वहां पे भेजे और उस स्टेट को प्रोटेक्ट करे एक्सटर्नल अग्रेशन से और इंटरनल डिस्टर्बेंस से, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस मणिपुर में जो हो रहा है, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस ही तो है, और क्या चीज है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है आर्टिकल 355 में, ठीक है। और ये जो आर्टिकल है ये किसके अंदर आता है? ये आता है हमारे इमरजेंसी प्रोविजन के पार्ट, कौन सा है ये? पार्ट 18, ठीक है। पार्ट 18 हमारा किसके अंदर आता है? इमरजेंसी प्रोविजन के, और 355 इसी का ये एक पार्ट है, ठीक है, इतना थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंट रूल। अभी हमने देखा, देखो यहां पे बताया है कि आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 क्या कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाए तो ये प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए एक वायबल चीज है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल हम लगा सकते हैं। इसका ग्राउंड ऑफ इंपोजिशन क्या है? 2 ग्राउंड यहां पे बताए गए हैं कि जो 2 ग्राउंड है, सिर्फ 2 ग्राउंड पे हम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। वो कौन कौन से 2 ग्राउंड है आपको जानना जरूरी है। देखो जो दोनों ग्राउंड है वो आर्टिकल 356 में नहीं लिखे, एक लिखा है आर्टिकल 356 में और एक लिखा है आर्टिकल 365 में, ठीक है। ये देखो अलग अलग है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आया था यूपीएससी में सीएससी के अंदर। 356 में क्या लिखा है? 356 में लिखा है कि प्रेसिडेंट, जो हमने अभी डिस्कस करा,
कि गवर्नमेंट जो स्टेट है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग वहां की स्टेट गवर्नमेंट ना चल पाए तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ऐसा लिखा है हमारा आर्टिकल 356 में जो हमने अभी डिस्कस करा, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अगर फेल हो जाए। ठीक है, दूसरा यहां पे लिखा गया है कि जो हमारा आर्टिकल 365 है 365 जो है उसमें लिखा गया है क्या कि अगर जो सेंटर गवर्नमेंट है अगर जो लॉफुल एडवाइस दे, लॉफुल काम करने को बोले स्टेट गवर्नमेंट को कि ये काम कर दो और स्टेट गवर्नमेंट ना करे तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ये लिखा है किसमें 365 में। तो ये दोनों प्रोविजंस हैं जिसके अंदर हम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। अब देखो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दे दी, हमने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, लेकिन इसको अप्रूव भी करना है। कौन करेगा अप्रूव? जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों अप्रूव करेंगे। देखो कई बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दे दी तो फिर ये अप्रूव क्या करने की बात आ गई। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो लॉ नहीं बनाती, लॉ को इंप्लीमेंट करती है। और ये जो राज्यसभा और लोकसभा है ये कौन है? ये है लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, भले ही ये दोनों एक ही बंदे हो सकते हैं लेकिन ये दोनों के फंक्शंस अलग अलग है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दी किसको? प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट रूल लगाओ, क्योंकि या तो आर्टिकल 365 नहीं फॉलो हो रहा है या आर्टिकल 356 फॉलो नहीं हो रहा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने लगा दिया प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल लगने के 2 महीने के भीतर भीतर, 2 महीने के अंदर अंदर जो दोनों हाउस है उसको ये जो प्रेसिडेंट रूल है इसको अप्रूव करना पड़ेगा कि ये सही है। ठीक है, यही तो है चेक एंड बैलेंस। ठीक है, कैसे प्रूव करेगा? सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है, ये समझ आया। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं प्रेसिडेंट रूल के। देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, देखो प्रेसिडेंट रूल लग गया तो मतलब क्या है कि सारी पावर किसके पास आ जाएगी? प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी। वही यहाँ लिखा है कि गवर्नमेंट के जो फंक्शन है, जो गवर्नर है, ये सब किसके पास आ जाएगी? प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी। जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसको थोड़ी ना प्रेसिडेंट करेगा, प्रेसिडेंट को थोड़ी ना आता है रूल बनाना। प्रेसिडेंट के पीछे कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर किसको ले लेगी? पार्लियामेंट को ले लेगी, मतलब कि पार्लियामेंट जो है वो टेक ओवर कर लेगा स्टेट लेजिस्लेचर को। यहाँ पे ये मिला, और जो भी नेसेसरी स्टेप हो सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि क्या ये जो प्रेसिडेंट रूल है, देखो सारे एंगल हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट रूल और 355 के बारे में, क्योंकि ये जो है चर्चा में है एकदम। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसको हर एक एंगल आपको पता होना चाहिए। देखो प्रेसिडेंट रूल है, क्या ये जुडिशरी पावर, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है या बाहर आता है? देखो मैक्सिमम चीजें, क्या बोलो 100% चीजें जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं आती। तो जो प्रेसिडेंट रूल है, पहले 38th अमेंडमेंट लिया गया था, बोला कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है तो वही इनफ है, कोई जुडिशियल रिव्यू की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जो 44th अमेंडमेंट आया तो इसको डिलीट कर दिया और बोला कि जुडिशियल रिव्यू से परे कोई भी नहीं है, जुडिशियल रिव्यू तो सबसे आगे है। तो हाँ बिल्कुल, जो प्रेसिडेंट रूल है उसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। देखो कि लेट्स से कि मणिपुर में अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो वहां के जो लोग हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे बताया कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो ये लास्ट वाली लाइन देखो, ध्यान से पढ़ो इसको, रेड में भी मैंने करा हुआ है, लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसका? प्रेसिडेंट रूल का या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी का। ठीक है, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। एक स्टेटमेंट देख के गलत कर सकता है वो, हमारा CAPF में एक हमारा क्वेश्चन नंबर हमारे खा सकता है। तो बिल्कुल आंख खोल के रहो, भली रात हो रही है। तो देखो यहाँ पे और भी चीज बताइए, क्या हमने प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी में देख लिया कि यहाँ पे जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो क्या? देखो नेशनल इमरजेंसी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन फंडामेंटल राइट्स का थोड़ा इफेक्ट देख ही लो, क्योंकि ये आ जाता है। देखो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद जो आर्टिकल 19 है हमारा वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, कोई अलग से ऑर्डर इसका देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगी, मैं प्रेसिडेंट रूल नहीं बोल रहा, नेशनल इमरजेंसी बोल रहा हूँ, तो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगी तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, आर्टिकल 19 में जो हमें जो 6 हमारे फ्रीडम राइट्स दे रखे हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी के हैं
वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड होता है, वो अलग से ऑर्डर करके उसको सस्पेंड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, राइट टू मूव को स्पेशली, तो सारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। लेकिन 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है नेशनल इमरजेंसी में। बाकी जो फंडामेंटल राइट्स है, प्रेसिडेंट रूल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके ऊपर, ठीक है, इसका याद रखना। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इससे इजी प्रैक्टिस क्वेश्चन कहीं भी नहीं होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बिल्कुल मिस मत करना इसको। नेक्स्ट चलते हैं हम कैग की तरफ। देखो जो हमारे कैग हैं, अभी हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने के संजय मूर्ति को हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल घोषित किया है, ठीक है। फर्स्ट कौन थे हमारे कैग, कौन थे फर्स्ट हमारे? नरहरि राव, वी नरहरि राव 1948 में हमारे फर्स्ट कौन थे? हमारे फर्स्ट कैग थे, ठीक है। डेली डिस्पैच का यही फायदा है कि हम एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है अगल बगल वाली वो थोड़ी कैच कर लेते हैं। बाकी न्यूज़पेपर पढ़ के ये सारी जो न्यूज़ है, जो खबरें हैं, वो हमें पता नहीं चल पाती, अलग से देखना पड़ता है और मिस हो जाती है। तो यहाँ पे डेली डिस्पैच का यही मेन फायदा है कि इधर उधर की जो न्यूज़ है, जो प्रोबेबल आपके लिए एमसीक्यूज हो सकती है, वो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। कैग एस्टेब्लिश हुआ था आर्टिकल 148 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल का आर्टिकल है 148, तो ऑब्वियस सी बात है जो कैग है वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद अपॉइंटमेंट कौन करता है? अभी हमने देखा द्रौपदी मुर्मू जी ने करी, तो मतलब प्रेसिडेंट करता है। कितने साल तक ये जो ऑफिस है उसमें रहते हैं? 6 साल या फिर 65 ईयर तक, ठीक है, 6 साल या फिर 65 की उम्र तक। कौन इनको रिमूव कर सकता है? प्रेसिडेंट इनको रिमूव करेगा। कैसे रिमूव करेगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट को करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे करते हैं वैसे सेम यहाँ पे रिमूव करेंगे, ठीक है। इसकी ड्यूटी क्या होती है, इसको थोड़ा सा देख लेना। सारे जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है और आपका जो कैग है वो प्रीवियस ईयर में भी याद रखा है आपके, तो इसको मिस मत करो। यहाँ पे देखो इसकी ड्यूटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करता है, लॉ एंड पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के लॉ है उनको अपहोल्ड करता है, लेकिन कौन से फील्ड में? फाइनेंस के फील्ड में, पैसे के फील्ड में, ठीक है, यही तो कैग है। तो चलो 2015 में क्वेश्चन आ रखा है, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय, अब देखो कैसे, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। देखो अभी हमने देखा कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे रिमूव करते हैं वैसे, तो ऐसे तो नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये कैसे कर सकता है भाई, ये भी नहीं करेगा। उसको जैसे करते हैं वैसे, ऐसा नहीं कि उसकी तरह। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एन एड्रेस इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, देखो यही आंसर है, क्योंकि हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव करते हैं, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसको जब एड्रेस करते हैं जो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट है तब, ठीक है। तो सी हमारा आंसर हो गया। उसके बाद डी तो है ही नहीं, हमारा सी आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, फाल्कन 9 की तरफ। देखो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आ रखा है स्पेस एक्स से रिलेटेड, स्पेस एक्स से रिलेटेड, और जो फाल्कन 9 है ये भी स्पेस एक्स कंपनी का है, इलॉन मस्क का, ठीक है। तो न्यूज़ में बेसिकली क्या है, देखो इंडिया की एक सैटेलाइट है GSAT-N2, जिसको GSAT-20 भी कहते हैं, हमने ये लॉन्च करी है। कहाँ से लॉन्च करी है? स्पेस एक्स के एक फाल्कन रॉकेट है, ये जो दिख रहा है आपको, इससे हमने लॉन्च करी है इंडिया ने, ठीक है, इंडिया ने इससे लॉन्च करी है। ये सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, के बैंड हाई थ्रोट सैटेलाइट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस यही इंपॉर्टेंट था कि GSAT सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च करी है हमने, स्पेस एक्स से लॉन्च करी है। स्पेस एक्स किसका है? इलॉन मस्क का है, ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट। इंडिया का ये फर्स्ट कोलैबोरेशन है इलॉन मस्क के साथ, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो चलो आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बताओ सही कौन सा है, कमेंट करो। एक ही कमेंट करते हो आप लोग। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं पूर्वी प्रहार के ऊपर, ठीक है। ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था कल के न्यूज़पेपर में, पूर्वी प्रहार, मैंने बोला था कि ये रह गया था, इसको मैं कल दूंगा। तो पूर्वी प्रहार बेसिकली क्या है, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह आप में पूछते रहते हैं ना, तो पूर्वी प्रहार क्या है? ट्राई लेटरल एक्सरसाइज है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जिसमें हमारी इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व रहेंगी। कहाँ पे होती है ये होती है माउंटेनियस एरिया के अंदर। बस इतना ही जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ये क्या चीज़ है। अरुणाचल प्रदेश में अभी हुई है, अरुणाचल प्रदेश में अभी हुई है आपकी पूर्वी प्रहार, ठीक है। एयर, लैंड और सी तीनों में मल्टी डोमेन ऑपरेशन है हमारा, हमारे डेटरेंस जो कैपेबिलिटी है उसको एनहेंस करने के लिए। बेसिकली यही आता है कि पूर्वी प्रहार बेसिकली किसकी एक्सरसाइज है? इंडिया की, फ्रांस की एक्सरसाइज है, इंडिया की जो हमारी ट्राइलेटरल फोर्सेज हैं उसकी एक्सरसाइज है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। लास्ट में है हाका न्यूजीलैंड। देखो ये क्या चीज़ है हाका न्यूजीलैंड? देखो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था, चर्चा में था। क्यों?
क्योंकि न्यूजीलैंड की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर वहाँ की जो एमपी एमएलए हैं, उन्होंने क्या करा कि लोकल, देखो वहाँ की लोकल ट्राइब है, वहाँ की लोकल ट्राइब का क्या नाम है, वहाँ की लोकल का ट्राइब का नाम है माओरी। तो माओरी प्रजाति की ये जो थी, ये वहाँ की लेजिस्लेटर थी। इसने क्या करा, प्रोटेस्ट करा अपने देसी स्टाइल में। अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो माओरी प्रजाति ने अपने एकदम देसी स्टाइल में प्रोटेस्ट करा। और वो जो प्रोटेस्ट करने का तरीका था उसको हम क्या कहते हैं, हाका। हाका बेसिकली क्या है, एक उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। जब वहां के जो माओरी वॉरियर्स हैं वो फाइट करने जाते हैं बैटल फील्ड में, तो वो हाका एक जो प्रैक्टिस है उसको प्रैक्टिस करते हैं। उसमें थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं, चिल्लाते हैं, पैरों को जमीन में मारते हैं, जैसे ट्राइब करती है वैसे करते हैं। और वैसे ही उन्होंने न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में करा। इसीलिए ये जो हाका है वर्ड बहुत चर्चित में है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के हमारे डेली डिस्पैच डिस्कशन में D3 में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, और कल मैं ट्राई करूंगा कि सुबह जल्दी आपके लिए लेके आऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि ये सुबह हो। तो आप सभी को गुड नाइट आज के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।